नमस्कार दोस्तों। आमतौर पर होता क्या है कि जब किसी व्यक्ति के संवैधानिक जो अधिकार हैं उनका उल्लंघन होता है तो वो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है और वहाँ से रिलीफ की मांग कर सकता है ताकि उसके अधिकारों का जो हनन हुआ है उसके लिए उसे न्याय मिल सके। लेकिन अगर ऐसा किसी किसी संवैधानिक एजेंसी के साथ हो तो यह कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बड़ा मुद्दा बन जाता है और ऐसा अभी हाल ही में ईडी के साथ हुआ है। ईडी ने अभी हाल ही में राज्य सरकार के जो पश्चिम बंगाल सरकार है खासतौर पर उसके जो आईपीएसी है वहाँ पर इसके द्वारा रेड की गई थी और रेड के दौरान इसके जो संवैधानिक अधिकार हैं उसका राज्य सरकार के द्वारा उल्लंघन किया गया है। और राज्य सरकार के द्वारा ये भी कहा गया है कि इसे कोई अधिकार नहीं है कि ये आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत कहीं भी उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट में जाकर के अपनी जो है याचिकाएं दाखिल कर सके। तो ये इसके सामने एक बहुत बड़ा चुनौती बन चुकी है कि आखिरकार ये अपने संवैधानिक अधिकारों के हनन की स्थिति में ये आखिरकार क्या करे, अपनी याचिकाएं क्यों नहीं दाखिल कर पा रही है। और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जब ईडी के द्वारा अपनी याचिका दाखिल की गई थी तो उस पर जब राज्य सरकार के द्वारा ममता बनर्जी के द्वारा जब इस पर स्पष्टीकरण दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बंगाल सरकार को काफ़ी ज़्यादा फटकार भी लगाई है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार आर्टिकल 32 क्या है और इसके तहत ये जो ईडी है वो अपना याचिका क्यों नहीं दाखिल कर सकती है और इस पर राज्य सरकार के द्वारा क्या स्पष्टीकरण दिए गए हैं और इसके अलावा इस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया है, इन सब के बारे में चलिए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करेंगे तो प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया है कि 8 जनवरी को कोलकाता में आईपीएसी के कार्यालय और उसके निदेशक प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापेमारी की थी और उस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कुछ अन्य राज्य के अधिकारियों ने जांच में बाधा डाली और महत्वपूर्ण जो साक्ष्य थे वो हटा लिए थे। ईडी ने उन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और इसके अलावा आवश्यक कार्रवाई करने की याचिका शीर्ष अदालत में दाखिल की है। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि ईडी कोई न्यायिक या फिर स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है और इसीलिए वह अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रेट याचिका दाखिल करने की पात्रता नहीं रखती है। और अदालत ने पूछा कि अगर ईडी अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दाखिल नहीं कर सकती है तो वह उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत भी कैसे याचिका दाखिल नहीं कर सकती, कोई वैक्यूम तो नहीं छोड़ा जा सकता। यानी जब ईडी के द्वारा याचिकाएं दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर और न्याय की मांग की तो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा दलील दी गई कि जो ईडी है वो कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है या कोई न्यायिक व्यक्ति नहीं है, तो वो इस प्रकार की आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के लिए याचिका कैसे दाखिल कर सकती है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि अगर वो आर्टिकल 32 के तहत याचिका दाखिल नहीं कर सकती तो वो अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दाखिल कर सकती है। तो इस पर भी राज्य सरकार के द्वारा कहा गया कि नहीं, वो अनुच्छेद 226 के तहत भी याचिका दाखिल नहीं कर सकती है। तो इस बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर किसी संवैधानिक एजेंसी के जो अधिकार है अगर उनका उल्लंघन होता है तो वो आर्टिकल 32 के तहत भी याचिका दाखिल नहीं कर सकती, अनुच्छेद 226 के तहत भी याचिका दाखिल नहीं कर सकती, तो आखिरकार वो अपने अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में क्या करे, कोई वैक्यूम तो नहीं छोड़ा जा सकता। ऐसी कोई स्थिति तो पैदा नहीं की जा सकती जब किसी संवैधानिक एजेंसी को या फिर किसी व्यक्ति को न्याय ही न मिल सके। अब यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा मामला है वो सन 2020 के कोयला घोटाला है उससे संबंधित है। ईडी ने कोयला जो चोरी है और उससे संबंधित जो धनराशि है उसकी जब ईडी जांच कर रही थी और ईडी ने कहा कि लगभग 20 करोड़ जो है 20 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में कुछ लेन देन है वो आईपीएसी से जुड़े पाए गए। और इसी संदर्भ में आईपीएसी के कार्यालय और प्रतीक जैन के परिसरों पर जो है छापे हुए और दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक जो साक्ष्य है वो जब्त करने की कोशिश की गई। ईडी ने दावा किया कि छापेमारी के दौरान कुछ संवेदनशील जानकारियां थी वो हटा ली गई थी। यानी जब ईडी के द्वारा छापेमारी की गई तो पश्चिम बंगाल सरकार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा वहाँ से कुछ संवैधानिक जो जानकारियां थी, कुछ संवेदनशील जो सामग्री थी उनको पश्चिम बंगाल सरकार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा हटा लिया गया था छापेमारी के दौरान। अब ममता बनर्जी ने इन आरोपों का खंडन किया है, कहा है कि उनकी संक्षिप्त उपस्थिति पार्टी के गोपनीय और इसके अलावा जो स्वामित्व वाला जो डेटा है उसे वापस लेने के लिए थी। उन्होंने कहा कि उन्हें लगा पार्टी से जुड़ा संवेदनशील डेटा छापे के दौरान एक्सेस किया जा रहा है
और इसीलिए उन्होंने कुछ डिवाइस और इसके अलावा फाइलें ली थी। बाद में छापेमारी शांतिपूर्वक जारी रही। यानी पश्चिम बंगाल सरकार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी संक्षिप्त उपस्थिति सिर्फ इसलिए थी कि वहाँ पर पार्टी की कुछ गोपनीय जानकारी थी और कुछ डेटा था जिसे उन्हें वापस लेना था। और ईडी को ऐसा लगा कि वो जो डेटा था, वो जो जानकारी थी, उसे जो एक्सेस किया गया था उस दौरान, तो इस वजह से उसके द्वारा कुछ डिवाइसेस और जो फाइलें थी वो ली गई थी। और जो है पूरी जो जानकारी है और जो डेटा था वो ईडी की सहमति से ही लिया गया था, ऐसा भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया था। और उनके द्वारा बताया गया कि बाद में जो छापेमारी है वो चलती रही, उसमें उनके द्वारा कोई जो हस्तक्षेप नहीं किया गया है। राज्य की दलील में यह भी कहा गया कि ईडी ने आवश्यक जो है ऑडियो वीडियो या रिकॉर्डिंग प्रस्तुत नहीं की, इस कारण जो है छापे की विधिक कार्रवाई है, प्रक्रिया है, उस पर सवाल उठे हैं। ईडी ने राज्य पुलिस द्वारा उनके खिलाफ 10 प्राथमिकी को चुनौती दी और इसके अलावा उनके द्वारा शीर्ष अदालत में दोनों पक्षों की याचिका चल रही है। जब राज्य सरकार थी उसकी पुलिस के जो है द्वारा जो ये प्राथमिकी दर्ज की गई, तो उसके खिलाफ ईडी के द्वारा शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की और इसके बाद शीर्ष अदालत में राज्य की जो पुलिस है उसकी और ईडी की याचिकाएं जो चल रही हैं। एंड इसके अलावा अनुच्छेद 32 की बात करें और इसके तहत कौन कौन याचिकाएं दाखिल कर सकता है, तो यह संविधान का वह प्रावधान है जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में रिलीफ मांगने की जो उपाय देता है। यह मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक विशेष संवैधानिक उपाय है और सामान्यतः वह व्यक्ति जो अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का दावा करता है अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दाखिल कर सकता है। और इसके अलावा सार्वजनिक हित के संबंध में याचिकाओं के रूप में कोई नागरिक या फिर संस्था भी संवैधानिक अधिकारों के लिए संवैधानिक हित में याचिका ला सकता है। यानी जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति ही याचिका लेकर के आए, अगर कोई याचिका जो है सार्वजनिक हित की है तो उसे कोई संस्था भी लेकर के आ सकती है। एंड इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि ईडी कोई स्वतंत्र न्यायिक या फिर कानूनी व्यक्ति नहीं है और इसीलिए वो अनुच्छेद 32 के तहत रेट याचिका दाखिल नहीं कर सकती है और पूरा का पूरा जो विवाद का केंद्र है पूरा का पूरा वो यही है। और अदालत ने इस संवैधानिक प्रश्न पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता जताई और दलील में यह भी कहा गया कि कोई केंद्रीय संस्था सीधे अनुच्छेद 32 के तहत रेट दायर नहीं कर सकती है, तो वह संघ सरकार के पास पहले से संवैधानिक विकल्प है वो मौजूद है। और जैसे कि अनुच्छेद 131 के तहत जो संघ और राज्यों के बीच मुकदमे का विकल्प मौजूद है, इस प्रकार से जो वरिष्ठ अधिकार जो वकील हैं कपिल सिब्बल जैसे, उनके द्वारा इस तरीके से जो विकल्प सुझाए गए। यानी अगर कोई एजेंसी है वो इस प्रकार से अनुच्छेद 32 के तहत रेट नहीं दाखिल कर सकती है, तो यहाँ पर राज्य सरकार है और संघ सरकार है वो इस प्रकार से जो अनुच्छेद 131 के तहत मुकदमे है वो दाखिल कर सकती है, मुकदमे लड़ सकती है। एंड इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या कहा, आगे की प्रक्रिया की बात करें तो पीठ ने कहा कि संविधान में किसी इकाई को उपचार ही नहीं छोड़ा जा सकता है और यह देखना होगा कि केंद्रीय एजेंसी के पास ऐसे मामलों में क्या उपचार मौजूद है, उसके पास क्या विकल्प मौजूद है। और अदालत ने यह भी कहा कि अगर केंद्रीय एजेंसी में बाधा आती है तो भविष्य में अन्य जो सरकारें हैं और मुख्यमंत्री हैं वो भी इस प्रकार के हस्तक्षेप कर सकते हैं। इसीलिए संवैधानिक प्रश्न महत्वपूर्ण है और शीर्ष अदालत ने छापेमारी के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई है वो अब 24 मार्च को निर्धारित है। यानी यहाँ पर शीर्ष अदालत के द्वारा भी बताया गया है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि अगर अनुच्छेद 32 के तहत भी कोई प्रवर्तन एजेंसी याचिका दाखिल नहीं कर सकती, अनुच्छेद 226 के तहत भी कोई याचिका दाखिल नहीं कर सकती है, तो आखिरकार वो करेगी क्या। और अगर उसके द्वारा याचिका दाखिल नहीं की जाती है तो उस स्थिति में जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल सरकार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा आईपीएससी के कार्यालय में जब छापा पड़ा तो इनके द्वारा हस्तक्षेप किया गया, वहाँ से जो डाटा था इम्पोर्टेंट डाटा था उसे ये उठा करके ले गई। तो इस प्रकार से कोई भी मुख्यमंत्री जो है आकर के और कोई भी एजेंसी की छापेमारी में इस प्रकार से आकर के उंगली करके चला जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज तो ममता बनर्जी कर रही है, आने वाले भविष्य में कोई भी मुख्यमंत्री कोई भी राज्य सरकार कर सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कहीं ना कहीं जो प्रवर्तन एजेंसी है उसकी स्वतंत्रता पर सवाल उठाता है।
तो इस कारण सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस पर जो है गहन अध्ययन की ज़रूरत है, इस पर गहनता से जांच की जाएगी। ये देखा जाएगा कि जो प्रवर्तन एजेंसियां हैं उनके पास क्या विकल्प मौजूद हैं और वो इस पर क्या कार्रवाई कर सकती हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक बीच का रास्ता निकालेगा और इस प्रकार का जवाब देगा ताकि कोई भी राज्य सरकार इस प्रकार से दोबारा से ईडी या फिर किसी और जो प्रवर्तन एजेंसी है उनके कार्य में कोई हस्तक्षेप ना कर सके। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो हमने समझा। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।